साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग छठे चैप्टर के 3 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में इसका चौथा टॉपिक देखेंगे, अन्य नदियाँ। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल या राक्षस ताल झील है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकीला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो सतलज का उद्गम स्थल राकस ताल, और ये मानसरोवर झील के पास और सिपकीला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये चीज याद रखने वाली है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इसी के आसपास से सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम होता है। ये हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज निर्माण करती है। ये भारत में ब्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में रावी, झेलम तथा चिनाब के जल को संग्रहित कर भारत में ब्यास नदी का जल ले रही है, और पाकिस्तान में जाने के बाद रावी, झेलम और चिनाब इनके पानी को ले रही है। ये सब संग्रहित कर मिठनकोट के निकट सिंधु में मिल जाती है। और मिठनकोट कहाँ? पाकिस्तान। तो सतलज सिंधु में मिलती है और ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब इन सबका पानी संग्रहित करके ले जाती है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। आगे इन्होंने दिया, सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पठार के पास से हुई है। सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल एवं तिब्बत में 3 धाराओं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब कोसी तो बिहार का शोक है, नेपाल से निकलती है, लेकिन उसके बारे में डिटेल है यहाँ कि 3 धाराएं हैं, सुनकोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी। ये संगम से होती है। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर है। कुर्सेला, कटिहार बिहार के समीप ये गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, ये ध्यान रखना, जिनमें सुन, अरुण और तमोर ये 3 प्रमुख हैं। सुन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी ये तीनों प्रमुख हैं। टोटल 7 हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं। ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। ये नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां बराकर, जमुनिया एवं बरकी आदि हैं। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि मुख्यतः भारतवर्ष की 3 नदियां ही हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। पश्चिम की तरफ जाती हैं नर्मदा, ताप्ती, और इस साइड में है दामोदर। दामोदर नदी अंत में रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई कोलकाता के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। हुगली गंगा की ही एक धारा है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई। एडन नहर से भी प्रश्न आ जाते हैं, दामोदर नदी से निकाली गई है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बन गई है। जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डिजर्ट, कौन? दामोदर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो दामोदर क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा। ये बंगाल का शोक भी है, जैविक मरुस्थल भी है। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेदा और अवथी नदियां सह्याद्री से उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती हैं। झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग ताल स्रोत से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरीनाग जल स्रोत से पीर पंजाल श्रेणी में। ये ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख उस साइड की बात हो रही है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बूलर झील में मिलती है। बूलर झील कहाँ है? झेलम के किनारे। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती हैं।
झेलम और रावी दोनों चिनाब में मिलती हैं, कहाँ? पाकिस्तान के अंदर जाकर। भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। ये ध्यान रखना, चंद्रा और भागा कहाँ क्या है। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्राताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा के निकट है। बारालाचा एक दर्रा है, दर्रा की जगह ला बोल देते हैं लोकल भाषा में। कड़ी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा ये चंद्रभागा नदी या चिनाव नदी, इसलिए इंपॉर्टेंट है चंद्रा और भागा, कहलाती है। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण में अरावली क्षेत्र से निकलती है, लूनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात ये कच्छ के रन के दलदली क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। ये ध्यान रखना, कच्छ के रन में लुप्त होती है लूनी नदी, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसका संपर्क समुद्र से नहीं होता, यानी लूनी समुद्र में नहीं गिरती है, कच्छ के रन में ही लुप्त हो जाती है। श्योक नदी, श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी, रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। काराकोरम क्षेत्र, श्योक नदी, फिर से बात हो रही है वहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख उस एरिया की। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर पूर्व, फिर पूरब की ओर बहते हुए अंततः नेमू में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति हिमालय में लद्दाख की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठार से होती है। जास्कर नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। स्पीति नदी का उद्गम कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजम ला, टोकपो एवं दो धाराओं कब्जिमा और पिंगलुंग के संगम से होता है। 60 मील बहने के पश्चात ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। अब आपको यहां ध्यान रखना है, देखो ये काली नदी पश्चिमी घाट से संबंधित है, एक काली नदी उत्तराखंड में भी है जिसे शारदा कहते हैं। तो कब प्रश्न में शारदा की बात हो रही है और कब प्रश्न में इस काली नदी की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है असम और पश्चिमी बंगाल के बीच, तो कौन सी? संकोच नदी। माही नदी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार जब ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है तब, और दूसरी बार जब राजस्थान से वापस आती है तब। तो मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। मीठी नदी कहाँ है, ये भी ध्यान होना चाहिए। 2 किलोमीटर प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है और ये कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय कर माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कामपिली या कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामपिली या कोपली से भी प्रश्न आते हैं, तेल तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है, कापली पे या काम्पली या कोपली। आगे टेबल में दिया है नदी और उद्गम संगम, देखते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी, इसका उद्गम तिब्बत में है मानसरोवर झील के निकट और ये अरब सागर में गिरती है। झेलम नदी बेरीनाग ताल से निकलती है या बेरीनाग झरना से निकलती है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में, और मिलती किसमें? चिनाब नदी में, पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट चिनाव नदी बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में, और सतलज में ये मिल जाती है पाकिस्तान में जाकर। रावी रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में जाकर। ब्यास नदी ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ये सतलज में मिलती है, भारत में मिल जाती है। सतलज राकसताल
तिब्बत से निकलती है और सिंधु नदी में मिलती है। लूनी अरावली श्रेणी से निकलती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। माही मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे इन्होंने नदी और सहायक नदियां दी हैं। सिंधु की सहायक नदी ध्यान होना चाहिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 तो आपको याद होनी ही चाहिए, कॉम्बिनेशन के लिए प्रश्न आता है। आगे जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, गिलगित और गिलगिट दोनों बोला जाता है। हुंजा, काबुल। नेक्स्ट झेलम, किशनगंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज, स्पीति। आगे इन्होंने यहाँ प्रश्न दिए हैं। प्रश्नों को देखने से पहले हम एक बार मैप को देख लेते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत। पहले हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था, तो ये नदियां पढ़ ली थी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा तो इसे पढ़ लिया। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बाद दक्षिण भारत की नदियां पढ़ी तो हमने ये सब पढ़ ली। अब इस वीडियो में अन्य नदियां, तो इनमें से कुछ हैं, उसके अलावा मेन चीज क्या है, ये नदियां और लूनी। ये आप लोकेशन देख लीजिएगा कौन सी कहाँ पर है। आगे इस चीज को और डिटेल में दूसरे मैप में देखते हैं। ये पंजाब क्षेत्र है। पंजाब मतलब 5 नदियों का क्षेत्र। यहाँ आप देख रहे हैं पंजाब भारत का है, इधर पंजाब पाकिस्तान का है, क्योंकि 5 नदियों का क्षेत्र है। अब नदियों में देखो, ये है हमारा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ही हमारी इंडस रिवर निकल रही है। इंडस मतलब सिंधु नदी, और यहीं से हमारी सतलज नदी निकल रही है। तो इस मैप को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं कॉम्बिनेशन के लिए भी, मैचिंग के लिए भी, तो कौन सी नदी किधर है। अब आप ध्यान दो, मैंने जो यहाँ रेड कलर से ड्रॉ किया, सिंधु सबसे ऊपर, सतलज सबसे नीचे, आपको ध्यान रखना है। सिंधु सतलज 2 नदियां याद हो गई अगर, तो आप कॉम्बिनेशन बना लोगे। इसके बाद आप जानते होगे सीजेआई। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही। सीजेआई मतलब सी फॉर चेनाब, जे फॉर झेलम, आई फॉर इंडस। 3 का क्रम मिल गया हमें सीजेआई से। सतलज सबसे नीचे है, पहले ही पता है, तो कौन सी बची, रावी, वो यहाँ पर है। अब एक चीज दिमाग में ये रखना है कि ये सारी नदियां तो आपस में मिलती है, यानी इंडस में मिलती हैं। ब्यास नदी इंडस में नहीं मिलती है। ब्यास कहाँ मिलती है, सतलज में। ये सतलज थी हमारी, अब ये ब्यास सतलज में मिल गई। यहां से आगे सतलज चल रही है, ऊपर से इंडस आ रही है। अब इसमें जो ये झेलम नदी है, झेलम आती है और यहाँ आके चिनाब में मिल जाती है। ये रही चिनाब और झेलम। यहाँ से चिनाब आगे बढ़ती है, उसमें ये रावी मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ती है तो नीचे से इसमें सतलज मिल जाती है, और बाद में ये सारी नदियां सिंधु में मिल जाती है। अब यहाँ एक चीज और है, वो चीज मैं बताऊंगा जब प्रश्न आएगा, प्रश्न में पूछा जाएगा तब। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करो। नंबर 1, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर आधारित हैं। बिल्कुल सही बात। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय ढाल की तुलना में अधिक खड़ा है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हिमालय के पहाड़ ऊंचे हैं, प्रायद्वीप के नीचे हैं, इसलिए हिमालय में ढाल ज्यादा है, प्रायद्वीप में कम है। नंबर 3, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। नहीं, गलत। क्यों भाई, जिसमें ढाल ज्यादा है वो ज्यादा क्षरण करेगी, तो ढाल हिमालय में ज्यादा है, हिमालय की नदियां ज्यादा क्षरण करेंगी। इसका मतलब ऑप्शन हमारा 1 2 किस में है, ए में। ए सही होना चाहिए। इन्होंने दिया है, अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी हैं जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालयी नदी युवा नदी के उदाहरण है, तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। अभी मैप पर हमने जो आपको समझाया था, पंजाब वाला ये क्षेत्र, वहां पर जो नदियां थी, 5 नदियों का प्रदेश, उनमें क्या था, इंडस सबसे ऊपर था, सतलज सबसे नीचे था। ये कह रहे हैं सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं, यानी 3 नदियां पहले एक नदी में मिलती है और फिर वो नदी सीधे सिंधु में मिलती है।
तो सीधे सिंधु में कौन सी नदी मिलती है? भाई सिंधु में नीचे वाली सतलज ही तो मिलती है, बाकी सब तो आपस में मिक्स होती हैं। तो इसका उत्तर सतलज, ऑप्शन डी। रावी और झेलम नदी चिनाव में मिलती है, तो चिनाब में झेलम ऊपर से मिलती है, रावी नीचे से मिलती है। सतलज में फिर चिनाव मिलती है, तत्पश्चात सतलज सिंधु नदी में मिलती है। एक बार फिर मैप को देख लेते हैं। इस मैप की बात हो रही है वहां, देखो सिंधु सबसे ऊपर से, सतलज सबसे नीचे से, और सतलज जो है ये सिंधु में मिल रही है आकर। अब ये थी हमारी चिनाब नदी, चिनाब में ऊपर से झेलम मिली और नीचे से रावी मिली, और ये चिनाब के नाम से ही आगे बढ़ी। उसके बाद इसमें सतलज और चिनाब मिक्स हुई तो ये आगे इंडस में मिल गई। तो जो ऑप्शन में हमें ये नदियां दी हैं ये तो आपस में मिल गई थी, सतलज जो है ये सीधे सिंधु में मिल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? चंद्रा और भागा मिलकर क्या बन रही थी? चंद्रभागा, और ये कहाँ था? लाहौल एरिया में, ऑप्शन सी। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्राताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा ला के निकट, चंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है, तथा ये चंद्रभागा या चिनाब नदी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न 4, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमालय की सभी श्रेणियां मतलब उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, इसमें कौन कौन सी नदियां आएंगी? सिंधु और सतलज। ऑप्शन में क्या है? सतलज दिया है, ऑप्शन बी। क्योंकि पार हिमालय से हमारी 3 ही नदियां आती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज उत्तर की तरफ हैं और अरब सागर की तरफ जाती हैं, ब्रह्मपुत्र पूरब साइड में जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ये नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है, हिमालय के पार से आ रही है। अच्छा, जो नदियां हमारी ये पार हिमालय से आ रही हैं वो गहरे गॉर्ज बनाएंगी ही बनाएंगी, यानी सिंधु भी बनाएगी, सतलज भी बनाएगी, ब्रह्मपुत्र भी बनाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? इसमें सतलज दिया है तो सतलज हो जाएगा इसका आंसर, सिंधु दिया होता तो सिंधु होता। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? सतलज की सहायक, बसपा, स्पीति, ब्यास, रावी। अब आपको लग रहा होगा रावी तो सहायक है, नहीं, क्यों? रावी तो चिनाव में मिल गई पहले ही। तो रावी चिनाव की सहायक एवं सतलज की उप सहायक नदी है। बसपा, स्पीति, ब्यास सतलज की सहायक नदी है, ब्यास सतलज में पहले ही मिल गई थी, यानी ये डायरेक्ट इसकी सहायक है। रावी चिनाव में मिलने के बाद मिल रही है, इसलिए ये उप सहायक हो गई। नेक्स्ट प्रश्न 7, दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? दूधगंगा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो दूधगंगा का प्रश्न आता है, ये जम्मू कश्मीर में है। वहीं एक छोटी दूधगंगा उत्तराखंड में भी है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन ए और सी दोनों माने। दूधगंगा नामक नदियां जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए, सी दोनों सही होगा, परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसमें विकल्प ए को सही माना। आप ध्यान रखिएगा, दूधगंगा अगर क्वेश्चन आता है तो मुख्य दूधगंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है, उसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भी है और महाराष्ट्र में भी है, दोनों जगह है दूधगंगा, यानी 3 ऑप्शन हो सकते हैं इसके करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में ऑप्शन ए है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल गिरती है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी तो बंगाल की खाड़ी में आती हैं। लूनी, नर्मदा, ताप्ती। लूनी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, नर्मदा ताप्ती अरब सागर की तरफ जाती है, यानी ऑप्शन ए और बी सही है, अर्थात दोनों दोनों ऑप्शन दिया डी में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नहीं है। ऑप्शन ए भीमा, बी डॉन, सी तेल, डी तुंगभद्रा। इसमें आपको ध्यान होना चाहिए, तेल, तेल महानदी की सहायक थी और इन्हें कहा है कृष्णा की सहायक नहीं है। कृष्णा की सहायक कौन नहीं है? तेल। क्यों? ये महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है।
नेक्स्ट प्रश्न 10, हगरी सहायक नदी है। हगरी किसकी सहायक नदी थी? तुंगभद्रा की। ऑप्शन डी। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 11, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा, पेन गंगा। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा, यानी उत्तर से दक्षिण इसका क्रम लगाना है। तो सबसे उत्तर में है किशन गंगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में, यानी पहले किशन गंगा, यानी ऑप्शन में हमारा नंबर 1 ए और डी में है, अर्थात सी और बी नहीं हो सकता। किशन गंगा के बाद उत्तराखंड में बह रही है गंगा, तो दूसरे नंबर पे 2, देखो दोनों में 2 है। कंफ्यूजिंग हो गया? ये क्वेश्चन इस तरह के भी फंसते हैं कभी। अब आपको देखना है बेनगंगा और पेनगंगा में कौन पहले है। तो इसमें बेनगंगा पहले है, पेनगंगा बाद में, अर्थात ऑप्शन ए सही है। उपरोक्त नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम, पहला नंबर किशन गंगा, दूसरे नंबर पर गंगा, तीसरा बेनगंगा और चौथे पे पेनगंगा। नेक्स्ट प्रश्न 12, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से, इन्होंने कहा केवल ब्यास और चिनाव। हाँ, ब्यास और चिनाव दोनों हैं हिमाचल में। केवल ब्यास और रावी। हाँ, रावी भी है। इनने कहा केवल चिनाव, रावी और सतलज। सतलज भी तो है, यानी सारे हैं, यानी ऑप्शन डी। ब्यास भी है, चिनाव भी है, रावी भी है, सतलज भी है, और इसके अलावा एक और है यमुना। हाँ बिल्कुल, यमुना भी है। यमुना उत्तराखंड से निकल रही है, लेकिन ये उत्तराखंड हिमाचल के बॉर्डर से होते हुए बहती है, तो जब सीमा पर बह रही है तो थोड़ा बहुत हिमाचल में भी जाएगी। ब्यास, चिनाव, रावी, सतलज, यमुना हिमाचल प्रदेश से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न 13, दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3 और 4 से अंकित नदियां क्रमशः हैं। इन्होंने यहां बताया ये काठमांडू है और ये नेपाल का मैप है। अब आपको खुद ध्यान होना चाहिए, नेपाल के ठीक नीचे क्या है, इस साइड में यूपी और इधर बिहार। अब आप नदियों का क्रम ढूंढ सकते हो। ऊपर से गंगा आती है, लेकिन गंगा उत्तराखंड से आ रही है, तो 2 नंबर गंगा नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन बी और सी कट गए। नेक्स्ट, सबसे इधर जो खड़ी नदी है ये तो कोसी है बिहार में, तो नंबर 1 पे आ जाएगा कोसी। कोसी ए और बी में है, बी में गंगा है, बी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए सही है। मैचिंग से हमने पकड़ लिया इसे। अब आप देख लो, नंबर 1 कोसी है, नंबर 2 गोमती है, नंबर 3 घाघरा है और नंबर 4 गंडक है। ये इनका क्रम है। भारत के अफवाह मानचित्र को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि 1, 2, 3 और 4 से अंकित नदियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 कोसी, नंबर 2 गोमती, नंबर 3 घाघरा, नंबर 4 गंडक। मैप में जो दिए हैं वो। नेक्स्ट प्रश्न 14, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। वाओ, ये क्वेश्चन है मेरा फेवरेट, मजेदार। इस क्वेश्चन के लिए ही मैं आपको बता रहा था, मैप में बाद में बताऊंगा, ये चीज है वो। इनने कहा बिष्ट द्वाब, पारी द्वाब, रचना द्वाब, छाछ द्वाब। इसको मैच करना है ये किन किन नदियों के बीच में है। तो मैं इसमें नीचे से मैच करूंगा छाछ, मतलब सी और जे। सी फॉर चिनाब, जे फॉर झेलम। 4 से मैच कर दो। रचना, आर फॉर रावी और सी फॉर चिनाब, 1 से मिला दो। बारी, बी फॉर ब्यास, आर फॉर रावी, ब्यास और रावी 2 में। तो अब एक के लिए, बिस्ट के लिए क्या बचा, ब्यास और सतलज। अब ये मैचिंग देख लो, डी का 4, यानी सी डी नहीं होंगे। सी का मैच किया मैंने 1, यानी ऑप्शन ए सही है। 1। अब आप देखो मैप में इस चीज को कैसे समझें, इनने जो कहा है वो चीज। सबसे पहले इनने कहा था बिष्ट द्वाब, तो बिष्ट द्वाब कहाँ है, ब्यास और सतलज के बीच में। ये जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहा जाता है। अब यहाँ 2 नदियां कौन सी हैं, ब्यास और सतलज, तो इसका नाम इन्होंने बिष्ट रख दिया, बी से ब्यास और एस से सतलज, तो ये हो गया बिष्ट द्वाब। नेक्स्ट इन्होंने बोला बारी द्वाब, बारी कहाँ आ गया, बी फॉर ब्यास, आर फॉर रावी, ये है रावी नदी। अब ये रावी ब्यास के पास से भी तो बह रही है, ये ब्यास है ये रावी है, यानी रावी और ब्यास के बीच का जो द्वाब है वो हो गया बारी द्वाब।
तो बारी और बिष्ट दोनों ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट बोला है रचना दोआब, आर फॉर राबी, सी फॉर चिनाब। ये रही देखो राबी और चिनाब, इनके बीच का दोआब जो है रचना दोआब। और नेक्स्ट बोला था इन्होंने छाछ दोआब। तो सी फॉर चिनाब और झे फॉर झेलम, यानी झेलम और चिनाब के बीच का दोआब, ये हुआ छाछ। ये दोआब आपको ध्यान होने चाहिए, बस अल्फाबेटिक क्रम से ही पकड़ लेने हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज, बारी दोआब रावी और ब्यास, रचना दोआब रावी और चिनाब, छाछ दोआब चिनाब और झेलम। बिष्ट में बी और एस, बारी में बी और आर, रचना में आर और सी, छाछ में सी और जे। अब नदियां मैच कर दो। बी से ब्यास, एस से सतलज, बारी में बी से ब्यास और आर से रावी, रचना में आर से रावी, सी से चिनाब, और चार्ज में सी से चिनाब और जे से झेलम। नेक्स्ट प्रश्न 15, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किस से निकलती हैं? दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा ऊपर साइड में थी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उस एरिया की तरफ। वहां कहां से निकलेंगी? छोटा नागपुर पठार से। दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर हुगली में मिलती है, स्वर्णरेखा डायरेक्ट गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और हुगली गंगा की ही एक नदी है, उसकी शाखा है। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? एडन नहर। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई। ये 65 किलोमीटर लंबी और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। प्रश्न 17, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? दामोदर की सहायक नहीं है। बराकर, इंद्रावती, जमुनिया, बारकी। इंद्रावती इसकी सहायक नहीं होगी, क्यों? ये किसकी सहायक है? गोदावरी की। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियां बारकी, जमुनिया, बराकर हैं। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न 18, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा की शाखा हुगली की, गंगा की नहीं है, हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न 19, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 20, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? भैया रजरप्पा है दामोदर और भेरा नदी के संगम पर। रामगढ़ झारखंड से 28 किलोमीटर दूर स्थित रजरप्पा एक शक्तिपीठ है। रजरप्पा दामोदर और भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर अवस्थित है। भैरवी को ही भेरा कहते हैं। यहाँ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। नेक्स्ट प्रश्न 21, पूरब की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो विभ्रंश घाटी मुख्यतः तीन ही नदियां थी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। इनने कहा पूरब की ओर बहने वाली, तो पूरब की ओर बहने वाली कौन सी है? दामोदर। निम्नवलन डाउन वापिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। नेक्स्ट प्रश्न 22, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो जैविक मरुस्थल कहाँ था? दामोदर नदी, दामोदर प्रदूषित है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह है? तो ये है हमारी लूनी नदी, जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद ये लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोत्रा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। ये नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी, राजस्थानी लूणी नाम पड़ा। यह नाम संस्कृत शब्द लवणावती से व्युत्पन्न है। अब एक चीज समझो, लूनी राजस्थान में कहते हैं लूणी,
राजस्थान में अधिकांश जगहों पे नमक के लिए लूण बोला जाता है, लूण। अब ये खारे पानी की नदी है, तो यानी लूण की नदी है। लूण की नदी क्या हुई? लूणी। और लूणी से ही बन गया लूनी। और इसमें लूण आया कहाँ से? तो उसका जो प्रवाह मार्ग है उसका सतह लवण समृद्ध है, इसलिए इसीलिए ये स्टार्टिंग में 100 किलोमीटर तक मीठी है, उसके बाद खारी है, और लास्ट में कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, समुद्र में नहीं पहुंचती। नेक्स्ट प्रश्न 24, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित यानी भूमि में ही रह गई, समुद्र तक नहीं पहुंची, कौन सी थी? लूनी या लूणी। प्रश्न 25, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ये बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, गलत बात। क्यों? कच्छ के रन में विलुप्त होती है। ये बहकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है, गलत बात। ये पाकिस्तान में से बहते हुए सिंध की एक सहायक नदी में गिरती है, नहीं। ये कच्छ के रन के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, बिल्कुल सही। प्रश्न 26, अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण है? अंतःस्थली, इन्होंने ऑप्शन दिया घग्गर। उपयुक्त विकल्पों में अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्गर है। नेक्स्ट प्रश्न 27, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, रट लो, सोते हुए भी कोई पूछे बिहार का शोक, मुंह से निकलना चाहिए कोसी। कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी, सीमा पारीय मतलब सीमा के पार से आ रही है, कहां से? नेपाल से आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न 28, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो मार्ग परिवर्तित करने के लिए कौन सी नदी फेमस है? कोसी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं बाढ़ रूपी आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रश्न 29, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे ज्यादा अपना पाथ शिफ्ट करती है कोसी नदी। प्रश्न 30, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। प्रश्न 30, खारी नदी जिस अबवा तंत्र का अंग है वह है? तो भाई खारी नदी किसका है? बंगाल की खाड़ी का। खारी नदी बनास की सहायक है एवं चंबल की उपसहायक। चंबल यमुना की सहायक, यमुना गंगा की सहायक, और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार सभी नदियां बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का अंग है। बनास की सहायक है भाई खाड़ी, और बनास कहाँ है? राजस्थान में। खारी मतलब खारा, वही लूण, तो लूणी और खारी एक जैसी हैं राजस्थान से, यानी ये बनास की सहायक। प्रश्न 32, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। भाई यमुना यमुनोत्री से निकल रही, अलकनंदा ये भी ग्लेशियर से, मंदाकिनी ये भी ग्लेशियर से, कोसी नेपाल से आ रही है, ये ग्लेशियर से नहीं है। कोसी नदी तीन धाराओं सुन, अरुण और तमोर कोसी के संगम से निर्मित है, अतः प्रश्न के संदर्भ में कोसी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगी। क्यों? कोसी बनी है इन तीन के संगम से। नेक्स्ट प्रश्न 33, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट प्रश्न 34, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न 35, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम उत्तर से दक्षिण को जाते हुए? श्योक स्पीति जास्कर सतलज, श्योक जास्कर स्पीति सतलज, जास्कर श्योक सतलज स्पीति, जास्कर सतलज श्योक स्पीति। इसमें आपको बनाना है। तो भाई सबसे ऊपर है श्योक, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद स्पीति, और सबसे नीचे है सतलज। उपरोक्त नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम यही है, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज, इस क्रम में है ये नदियां। प्रश्न 36, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ये मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 37, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने के लिए परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम हैं? तो ये भाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में था, केन और बेतवा लिंक। केन बेतवा लिंक समाचारों में सुना भी होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो केन बेतवा लिंक जब भी आए तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
प्रश्न 38, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। राजघाट नदी बेतवा नदी पर है। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। 39, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया राजघाट परियोजना यानी राजघाट बांध। प्रश्न 40, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी और कौन सी सुमेलित है, ये देखना है। तो पहला है चंबल नर्मदा, दूसरा सोन यमुना, तीसरा मानस और ब्रह्मपुत्र। तो चंबल और नर्मदा ये कहाँ है भाई? चंबल हमारी यमुना की सहायक है, पहला गलत। सोन यमुना, सोन गंगा की सहायक है। मानस ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही, यानी सिर्फ एक सही है, ऑप्शन बी। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के वही जानापाव पहाड़ी से निकली है। सोन नदी गंगा में मिलती है, एक और दो सुमेलित नहीं है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी 3 सुमेलित है। 41, कथन ए, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में, यानी ये उत्तराखंड वाली नहीं, दक्षिण वाली काली नदी की बात हो रही है। पूरब की ओर बहने वाली नदी है, नहीं, ये पश्चिम में जाती है अरब सागर में, यानी पहला गलत। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मध्य, हाँ, इसका ढाल पश्चिम से पूरब को है, ये बात सही है, यानी ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी सही। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। कथन ए गलत है। कारवार एवं कैगा इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण यह प्रदूषित है। दक्कन पठार आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरीप और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अरब सागर तट के समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूरब की ओर ढाल प्रवणता मंद होती जाती है। पश्चिमी घाट से पूरब की ओर निकलने वाली सभी नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 42, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर साइड में चिनाव नदी पर। प्रश्नकाल के अनुसार भारत की चिनाव नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। प्रश्नकाल 2006। 43, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु याद होना चाहिए, बिहार में है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.5 किलोमीटर लंबा, यानी 5.57 किलोमीटर लंबा निर्मित है नदी पुल है। इसे औपचारिक रूप से 1982 में खोला गया था। पटना को हाजीपुर से जोड़ता है महात्मा गांधी सेतु। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी भारत के पार से आ रही है? ब्यास भारत में ही है, चिनाब है, रावी है, सतलज नहीं है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस्थाल झील, ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न 45, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कपिली किसकी सहायक थी? ब्रह्मपुत्र। कपिली या कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। प्रश्न 46, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। नदी और सहायक नदी गंगा गोदावरी, कृष्णा यमुना, भीमा केन, मंजीरा सोन। गंगा की सहायक सोन है, यानी ए का 4, बी और सी कट गया। नेक्स्ट गोदावरी की मंजीरा यानी बी का 3, तो डी ऑप्शन सही है। कृष्णा की हो जाएगी भीमा, यमुना की केन। आगे इन्होंने यहाँ दिया है ये गंगा की सहायक सोन, गोदावरी की मंजीरा, कृष्णा की भीमा, यमुना की केन। 47, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मैचिंग करनी है। नदियां और सहायक नदियां दे रखी हैं भाई, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। इधर चंबल, इंद्रावती, तीस्ता, भीमा। चंबल यमुना की है, यानी डी का 1 यानी बी सी कट। गोदावरी की इंद्रावती है, सी का 2 दोनों में ही देखो सी का 2 है, यानी 3 4 लास्ट में कॉम्बिनेशन मिलेगा। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, बी का 3 यानी ऑप्शन ए सही, कृष्णा की भीमा। मैचिंग में अगर कुछ मिल जाते हैं तो आराम से हो जाता है। 48, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? इसमें सही जोड़ा देखना है। इंद्रावती झारखंड में है, नहीं।
भीमा तमिलनाडु में? नहीं। लूनी राजस्थान में? बिल्कुल सही। घाट प्रवाह केरल में? नहीं। यानी सी ऑप्शन सही है। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाह होने के पश्चात ये कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। इसका समुद्र संपर्क नहीं हो पाता। इंद्रावती झारखंड में नहीं प्रवाहित होती। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ये नदी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, जबकि घाट प्रवाह नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। 49 निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी है चंबल। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल के अनुसरण नहीं करती। भारत में चंबल और सोन नदियां इसका अच्छा उदाहरण है। तो पूर्ववर्ती क्या है, पूर्वारोपित क्या है, अध्यारोपित क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 50 संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोच शुरू में बताया असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। 51 निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकल रही, खंबात की खाड़ी में गिर रही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट प्रश्न 52 किशनगंगा एक सहायक नदी है। किशनगंगा किसकी सहायक थी? झेलम की। बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 मुंबई की मीठी नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? मीठी नदी किससे निकल रही थी? बिहार झील से। ऑप्शन बी। प्रश्न 54 मैचिंग मैचिंग उद्गम क्षेत्र और नदी आपको बनाना है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? ध्यान करो, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी। यानी ए का एक। ऑप्शन बी। बेरीनाग ताल झेलम महाबलेश्वर से, कृष्णा छोटा नागपुर से, स्वर्णरेखा। 55 निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी में कौन सी थी? दामोदर, छोटा नागपुर, पठार। 56 यहाँ भी मैचिंग मैचिंग नदी और सहायक नदी गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी। इधर दिया है भवानी, पेनगंगा, शिवनाथ, बराकर। इसका इन्होंने कोई ऑप्शन सही नहीं दिया है, देख लेते हैं। इनने कहा वर्धा की सहायक नदी पेनगंगा, महानदी की सहायक शिवनाथ, दामोदर की बराकर, कावेरी की भवानी। पेनगंगा नदी बुल्ढाना श्रेणी महाराष्ट्र से निकलती है, ये वर्धा से मिलती है एवं वर्धा और पेनगंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी से मिलती है। प्राणहिता अंततः गोदावरी नदी से मिल जाती है। इस प्रकार पेनगंगा गोदावरी की उप सहायक है। पेनगंगा भाई गोदावरी की सहायक नहीं उप सहायक है। और प्रश्न में इन्होंने गोदावरी दे रखा है, तो गोदावरी को पेनगंगा से मैच करना, लेकिन ये इसकी सहायक नहीं उप सहायक है। प्रश्न 57 दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो ये हुई है पेन्नार नदी से। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर पूर्व नाम कड़पा जिले में स्थित है। गंडीकोटा तेलुगु भाषा के दो शब्दों गंडी अर्थात गॉर्ज एवं कोटा अर्थात किला से मिलकर बना है। गंडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भारत का ग्रैंड कैनियन। द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कौन है? गंडीकोटा। प्रश्न 58 मैचिंग मैचिंग सहायक नदी और नदियां बेतवा, सिप्रा, बेनगंगा, तवा नदियां हैं। चंबल, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। इनको मैच करना है। बेतवा किसकी सहायक थी? यमुना की। सिप्रा किसकी सहायक है? चंबल की। एका दो, एका दो एक ही ऑप्शन देखो मिल गया बी। बेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की। तवा किसकी? नर्मदा की। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।